हम असल में इन स्रोतों से वो खास बातें, वो ज़रूरी जानकारी निकालना चाहते हैं जिससे ये समझ आए कि भाई इन कलाकारों ने क्या कमाल किया है और कैसे इन नृत्यों को जिंदा रखा है। तो चलिए खोलते हैं इस जानकारी के पिटारे को। शुरुआत करते हैं भरतनाट्यम से। शायद सबसे ज़्यादा जाना पहचाना शास्त्रीय नृत्य है ये, है ना? हाँ, तो स्रोतों में सबसे पहले यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम है। और कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ भरतनाट्यम ही नहीं करती, वो कुचिपुड़ी में भी उतनी ही माहिर हैं। अच्छा। हाँ, और उन्हें कई पद्म पुरस्कार मिले, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तीनों। ये उनके कद को दिखाता है। फिर एक और बहुत बड़ा नाम है रुक्मिणी देवी अरुणडेल का। ये सिर्फ एक डांसर नहीं थी, बल्कि मतलब इतिहास बनाने वाली शख्सियत थी। सोचिए जरा, राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली पहली डांसर। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। और 1936 में चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। इस संस्था ने तो भरतनाट्यम सिखाने के तरीके पर बहुत गहरा असर डाला है। बिल्कुल। रुक्मिणी देवी ने कला क्षेत्र के जरिए भरतनाट्यम को एक खास तरह की, क्या कहते हैं, शुद्धता और गरिमा दी। हालांकि कुछ जो पारंपरिक कलाकार थे वो मानते थे कि इससे श्रृंगार रस थोड़ा कम हो गया, पर उनका योगदान संस्था बनाने में वो तो बहुत ही बड़ा था। और इसी तरह मृणालिनी साराभाई का जिक्र भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नृत्यांगना थी वो। और उन्होंने अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स बनाया। वो आज भी कला का एक बड़ा सेंटर है। बात यह है कि ये कलाकार सिर्फ नाचते नहीं थे, ये कला के संरक्षक थे, निर्माता थे एक तरह से। सही कहा। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में एक और बड़ा नाम है टी बाला सरस्वती का। हाँ, बाला सरस्वती। उन्हें पद्म भूषण और विभूषण दोनों मिले। कहा जाता है कि उन्होंने भरतनाट्यम का जो पारंपरिक स्वरूप था, खासकर अभिनय वाला पक्ष, उसे पूरी दुनिया के सामने रखा। और हाल के दिनों की बात करें तो नर्तकी नटराज का जिक्र करना बहुत जरूरी है। 2019 में पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी वो। ये सामाजिक बदलाव का भी एक अहम प्रतीक है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही आर मुथुकन्नम्मल, जिन्हें 2022 में पद्मश्री मिला, उन्हें शायद आखिरी जीवित देवदासी माना जाता है। ये हमें उस परंपरा की याद दिलाता है जिससे इस नृत्य का गहरा नाता रहा है। हाँ बिल्कुल। और इस नृत्य का जो मौजूदा ढांचा है उसका क्रेडिट तंजावुर चौकड़ी को देना बहुत जरूरी है। पोन्नैया, वडेवेलु, शिवानंदम और चिन्नैया, ये 4 भाई थे पारंपरिक गुरु या नट्टूबनार जिन्हें कहते हैं। उन्होंने ही भरतनाट्यम का जो आज का परफॉर्मेंस फॉर्मेट है उसे तैयार किया था। अच्छा। और कला क्षेत्र जैसी संस्थाओं ने इसी बुनियाद पर काम को आगे बढ़ाया। और भी कई कलाकार हैं जैसे सोनल मानसिंह, हाँ, जिनका नाम ओडिसी में भी आता है। बिल्कुल। पद्मा सुब्रमण्यम, अलामुमेल वेली, हेमा मालिनी, वैजयंती माला, लिस्ट तो काफी लंबी है। पर सार ये है कि भरतनाट्यम लगातार विकसित होता रहा है, जिंदा रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई भरतनाट्यम की बात। अब आंध्र प्रदेश चलते हैं कुचिपुड़ी की तरफ। यहाँ भी देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम छाया हुआ है। उन्हें तो कुचिपुड़ी की मशाल तक कहा गया है। हाँ, ये उपाधि मिली है उन्हें। जैसा हमने पहले बताया, 3 पद्म सम्मान मिले उन्हें। उनकी एक किताब भी है, और पैशन फॉर डांस। और वो तिरुपति मंदिर की आस्थान नर्तकी भी रही हैं, मतलब मंदिर की सम्मानित नृत्यांगना। हाँ, और कुचिपुड़ी में गुरुओं का योगदान बहुत ही अहम रहा है। गुरु वंपति चिन्ना सत्यम का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने इसे इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनकी स्टाइल में ड्रामा और डांस का एक बहुत सुंदर मिश्रण दिखता है। अच्छा। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा भी बड़ा नाम है, खासकर महिला किरदारों को निभाने के लिए जाने जाते थे वो। और राजा राधा रेड्डी की जोड़ी ने तो खैर कुचिपुड़ी को बहुत लोकप्रियता दिलाई। हाँ, उनकी जोड़ी तो बहुत मशहूर है। एक और दिलचस्प बात यह है कि मल्लिका साराभाई, मतलब मृणालिनी साराभाई की बेटी, उनका नाम भी यहाँ आता है। हालांकि वो भरतनाट्यम के लिए ज्यादा जानी जाती हैं। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे कलाकार कई कई शैलियों में पारंगत हो सकते हैं। बिल्कुल। और नई पीढ़ी भी पीछे नहीं है। स्रोतों में अपर्णा सतीसन का जिक्र है, जिन्हें 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला। और युवा पुरस्कार विजेता भी हैं, जैसे टी रेड्डी लक्ष्मी 2022 और एम सुरेंद्र नाथ 2023। दिल्ली में नाट्य तरंगिणी 1976 और यामिनी स्कूल ऑफ डांस 1990 जैसे संस्थान हैं जो इसे सिखाने के महत्वपूर्ण केंद्र बने हुए हैं। चलिए अब थोड़ा पूर्व की ओर चलते हैं। उड़ीसा, ओडिसी नृत्य की बात करते हैं। यहाँ एक नाम जो मतलब सबसे ऊपर आता है वो है गुरु केलुचरण महापात्र का। ने ओडिसी को 20वीं सदी में
एक तरह से पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। सोचिए, एक कला जो लगभग खो सी गई थी, उसे उन्होंने वापस मुख्य धारा में ला खड़ा किया। ये सच में बहुत बड़ा काम था। उन्हें भी 3 पद्म सम्मान मिले और उन्होंने भुवनेश्वर में सृजन स्कूल की स्थापना की, जो आज ओडिसी का एक तरह से गढ़ माना जाता है। गुरु केलुचरण महापात्र का योगदान सच में अतुलनीय है। उन्होंने न सिर्फ नृत्य को दोबारा जिंदा किया, बल्कि कई बेहतरीन कलाकार भी तैयार किए, जैसे संयुक्ता पाणिग्रही, जो ओडिसी की पहली इंटरनेशनल स्टार बनी, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा। माधवी मुदगल भी एक बहुत जाना माना नाम है। वो अपनी कोरियोग्राफी के लिए खास पहचानी जाती हैं। और सोनल मानसिंह, जिनका जिक्र हमने पहले भी किया, वो ओडिसी में भी उतनी ही सिद्धहस्त है। हाँ, उनका नाम बार बार आ रहा है। ओडिसी की खासियत उसकी वो त्रिभंगी मुद्राएं हैं और मूर्तिकला से प्रेरित जो उसकी भंगिमाएं हैं, वो उसे खास पहचान देती हैं। गौर दिलचस्प कहानी इंद्राणी रहमान की है। हाँ, वो पूर्व मिस इंडिया थी। तो कमाल की बात यह है कि वो भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली, मतलब कई शैलियों में माहिर थी। अरे वाह, मल्टी टैलेंटेड। हाँ, उन्हें भी पद्मश्री मिला। ये उनकी कलात्मक रेंज को दिखाता है। अन्य महत्वपूर्ण नामों में सुजाता महापात्रा, मीनाती मिश्रा, मायाधर राउत और पंकज चरण दास शामिल हैं। और हाल के पुरस्कार विजेताओं में निरंजना राउत और स्नेहप्रिया सामंतरे का जिक्र भी है। हाँ, तो ओडिसी का सफर वाकई प्रेरणा देने वाला है। कैसे एक समर्पित गुरु और उनके शिष्यों ने मिलकर एक पूरी कला परंपरा को नई जिंदगी दी। बिल्कुल। अब वापस दक्षिण की ओर चलते हैं, केरल, और बात करते हैं कथकली की। ये सिर्फ नृत्य नहीं है, ये तो एक पूरा ड्रामा है। हाँ बिल्कुल, नाट्य। आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी और फिर से मृणालिनी साराभाई का नाम यहाँ प्रमुख है, जिन्होंने अपनी दर्पण अकादमी में इसे भी जगह दी थी। कथकली वाकई देखने लायक चीज है। उसकी सबसे बड़ी पहचान है कलाकारों की वो विस्तृत वेशभूषा और चेहरे का रंगीन मेकअप। हाँ, वो मेकअप तो बहुत अलग होता है। हर रंग का अपना मतलब होता है। जैसे हरा रंग पचा वो नायक के लिए होता है, लाल दाढ़ी, चौवन्ना ताड़ी वो बुरे या गुस्सैल किरदारों के लिए। ये चेहरे के भावों और हस्त मुद्राओं पर बहुत जोर देता है। वल्लतोल नारायण मेनन जैसे कवियों ने और गुरु कृष्ण नायर, चेमनचेरी नायर जैसे गुरुओं ने इसे बहुत समृद्ध किया। और दिलचस्प बात यह है कि इसका असर विदेशों तक पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया की लुईज लाइटफुट। ऑस्ट्रेलिया की? हाँ, उन्हें तो कथकली की ऑस्ट्रेलियाई माँ तक कहा जाता है। और इटली की मिलेना सैल्विनी ने भी इसे यूरोप में पहचान दिलाने में मदद की। ये तो कमाल है। मतलब एक भारतीय कला विदेशों को भी इतनी गहराई से छू गई। हाँ, ये दिखाता है कला की यूनिवर्सल अपील। हाल के सम्मानों में सदनाम पीवी बालकृष्णन का नाम है, जिन्हें 2024 में पद्मश्री मिला, और मार्गी विजय कुमारन SNE 2023 भी। अच्छा, अब आते हैं उत्तर भारत के सबसे मशहूर नृत्यों में से एक, कथक पर। हाँ, कथक का नाम सुनते ही पंडित बिरजू महाराज का चेहरा सामने आ जाता है ना? हाँ बिल्कुल। उनके साथ लच्छू महाराज, सितारा देवी जैसे दिग्गज भी हैं। कथक, जिसका नाम ही कथा यानी कहानी से निकला है, वो अपनी तेज चक्रों, पैरों की जो जटिल तालकारी होती है, फुटवर्क, और चेहरे के भावों से कहानी कहने की कला के लिए जाना जाता है। हाँ, वो चक्कर तो कमाल के होते हैं। बिल्कुल। और इसमें अलग अलग घराने भी हैं। लखनऊ, जयपुर, बनारस, सबकी अपनी अपनी खासियतें हैं। बिरजू महाराज लखनऊ घराने के सबसे बड़े प्रतीक थे, ऐसा माना जाता है। शंभू महाराज, अच्छन महाराज भी इसी परंपरा के बड़े गुरु थे। और आजकल के कलाकारों में देखें तो शोभना नारायण, मालविका सरकार और कुमुदनी लाखिया का काम बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कुमुदनी लाखिया। उन्होंने अहमदाबाद में कदम्ब संस्था बनाई और कथक में नई कोरियोग्राफी के काफी प्रयोग किए। और रोहिणी भाटे ने पुणे में नृत्य भारती की स्थापना की थी, काफी पहले 1947 में। ये संस्थाएं इस कला को आगे बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं। हाल में नलिनी और कमलिनी अस्थाना, जिन्हें अस्थाना सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, और जगदीश गंगानी को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिले हैं। तो कथक की परंपरा भी बहुत जीवंत है। हाँ, और इसकी एक खासियत ये भी है कि ये मुगल दरबारों में भी फला फूला और मंदिरों में भी इसकी जड़ें रहीं। तो ये हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का एक बहुत खूबसूरत संगम भी दिखाता है एक तरह से। सही कहा। अब चलते हैं भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर की ओर। मणिपुरी नृत्य की बात करते हैं। यहाँ झावेरी बहनें दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना, इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, झावेरी सिस्टर्स। कहा जाता है कि उन्होंने इस नृत्य को मुंबई और फिर दुनिया भर में पहचान दिलाई।
उनके गुरु थे बिपिन सिंह, गुरु बिपिन सिंह, जिन्हें मणिपुरी नृत्य का जनक भी कहते हैं। उन्होंने इम्फाल और कलकत्ता में नृत्य विद्यालय भी खोले। मणिपुरी नृत्य अपनी कोमलता और वो जो गोलाकार गतियां होती हैं और भक्ति रस के लिए जाना जाता है। इसमें शरीर सीधी रेखाओं में नहीं चलता, बल्कि लहरों की तरह बहुत ग्रेसफुल मूवमेंट होती है। अच्छा। ये मुख्य रूप से राधा कृष्ण की प्रेम कहानियों पर आधारित होता है और इसमें दो पहलू हैं, लास्य जो कोमल और सुंदर है, और तांडव जो थोड़ा ओजपूर्ण है, खासकर जो पुरुष नर्तक करते हैं। गुरु अमूली सिंह, राजकुमार सिंह जीत सिंह और एल बिनो देवी जैसे कलाकार भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी है जो 1954 में बनी थी, वो एक प्रमुख संस्थान है। हाल के नामों में एस न्योसुखी देवी और लता सना देवी का जिक्र है, जिन्हें SNA पुरस्कार मिले हैं। मणिपुरी नृत्य की अपनी एक अलग शांति और सुंदरता है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत ही सौम्य। केरला का एक और खूबसूरत नृत्य है मोहिनी अट्टम। इसका नाम ही कितना आकर्षक है, मोहिनी का नृत्य, यानी भगवान विष्णु का जो स्त्री अवतार था मोहिनी, उनका नृत्य। हाँ, कहते हैं कलामंडलम कल्याणी अम्मा ने ऐसे पुनर्जीवित करने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्हें मोहिनी अट्टम की मां कहा जाता है। हाँ, ये उपाधि उन्हें दी जाती है। मोहिनी अट्टम अपनी लहराती हुई गोलाकार चाल और सौम्य अभिनय के लिए जाना जाता है। इसमें भरतनाट्यम की तरह बहुत तेज गतियां या कथकली जैसा नाट्य नहीं होता, बल्कि एक धीमी मोहक लय होती है। अच्छा। भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर जैसी नृत्यांगनाओं ने इस पर काफ़ी काम किया है। कनक रेले ने तो इस पर डॉक्टरेट भी की है, रिसर्च किया है काफ़ी। अरे वाह। और दिलचस्प बात यह है कि हेमा मालिनी, हाँ उनका नाम फिर से, हाँ, और श्रीदेवी जैसी प्रसिद्ध अभिनेत्रियां भी मोहिनी अट्टम से जुड़ी रही हैं। हाल के पुरस्कार विजेताओं में कला विजयन और पल्लवी कृष्णन का नाम आता है। यह नृत्य भी केरल की सांस्कृतिक पहचान का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। अब बात करते हैं असम के सत्रिया नृत्य की। इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा काफी बाद में मिला, मतलब साल 2000 में। हाँ, अपेक्षाकृत नया है शास्त्रीय सूची में। इसके संस्थापक 15वीं सदी के महान संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकर देव माने जाते हैं। गुरु जतिन गोस्वामी इसके एक बड़े प्रतिपादक हैं आज के समय में। सत्रिया की जड़ें असम के वैष्णव मठों यानी सत्रों ने हैं। ये मूल रूप से भक्ति और पौराणिक कथाओं को दर्शाने का एक जरिया था, और इसे पहले सिर्फ पुरुष ही करते थे, मॉन्क्स। अच्छा, सिर्फ पुरुष? हाँ, शुरू में। बाद में ये सत्रों से बाहर आया और फिर महिलाओं ने भी इसे अपनाना शुरू किया। घनचंद्र गोस्वामी, परमानंद बरबायान जैसे गुरुओं ने इसे सत्रों से बाहर लाने में मदद की। इसकी अपनी खास वेशभूषा है, संगीत है, हस्त मुद्राएं हैं जो इसे बाकी शैलियों से अलग करती हैं। प्रदीप चलिहा, माणिक बरबायन जैसे कलाकार भी इससे जुड़े हैं, और हाल में गोविंदा सैकिया SNA 2022 और युवा कलाकार जैसे डिम्पी बैस्या BKY 2022 का नाम सामने आया है। तो ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक पुरानी मठ परंपरा आज एक मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य बन गई है। हाँ, इसका विकास बहुत रोचक रहा है। और आखिर में छऊ नृत्य का जिक्र है हमारे स्रोतों में। स्रोत बताते हैं कि इसकी 3 मुख्य शैलियां हैं, पुरुलिया बंगाल, सरायकेला झारखंड और मयूरभंज उड़ीसा। हालांकि इनका ज्यादा डिटेल नहीं है, पर कई कलाकारों को पद्म सम्मान मिले हैं, जैसे गंभीर सिंह मुंडा, मकरध्वज दारोगा, गोपाल प्रसाद दुबे और हाल ही में नेपाल चंद्र सूत्रधार 2024। छऊ एक तरह का अर्धशास्त्रीय नृत्य माना जाता है, जिसमें लोक और मार्शल आर्ट्स के तत्व बहुत मजबूती से मौजूद हैं। पुरुलिया और सरायकेला शैली में मुखौटों का इस्तेमाल होता है, जबकि मयूरभंज शैली में नहीं होता। अच्छा, ये अंतर है। हाँ, ये बहुत ऊर्जावान और गतिशील नृत्य है और अक्सर पौराणिक कहानियों पर आधारित होता है। शुभेंदु नारायण सिंह देव और रानी अरुणिमा सिंह देव जैसे नाम भी इससे जुड़े हैं। और युवा पीढ़ी में सुनीता महतो BKY 2023 का नाम भी उभर रहा है। तो ये थी हमारी आज की खोजबीन, कह सकते हैं, भारत की नृत्य परंपराओं की एक झलक।